हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। और देख रहे हैं कि आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैं ही रिस्पांस नहीं दे रहा था, अब आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तब कंटिन्यू हो गए हैं और आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। जब भी वैकेंसी आएगी तो पहले से पढ़े रहेंगे तो काम चलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि जानते हैं कि हम इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे आपको। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज का जो हेड है उसका नाम है व्यापार अथवा पेशे से आय। इसमें एक और टॉपिक जोड़ दिए हैं, अगला डेप्रिसिएशन। मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स का, क्योंकि आपको थ्योरेट उस तरह का बेस पे नहीं पढ़ना है, आपको कॉम्पिटेटिव बेस पे पढ़ना है, इसलिए कुछ पीडीएफ तैयार कर दिए हैं। तो जो हमारा थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम जानना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले व्यापार अथवा पेशे से आय में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय का क्या अर्थ है। तो व्यवसाय का अर्थ मतलब होता है कि जब भी कोई लाभ कमाने के पर्पज से हम किसी वस्तु को खरीदते बेचते हैं तो उसी को हम बिजनेस कहते हैं। तो साफ लिखा हुआ है कि लाभ के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है और अक्सर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो डेफिनेशन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट डेफिनेशन रहते हैं। इसी तरह है कि पेशे का क्या अर्थ है, मतलब प्रोफेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है व्यवसाय अथवा पेशा, तो पहले जरूरी है कि इसके बारे में जानना। पेशे का अर्थ का मतलब है कि जहां पर हम सेवाएं सब प्रदान करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की प्रोफेशन, टीचर है उसका भी एक प्रोफेशन है। अगला है कि पेशे के लिए आवश्यक है। भाई पेशे के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? पेशे के लिए एक विशेष ज्ञान का होना जरूरी है और योग्यता का होना जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाइड भी होना चाहिए। सपोज करिए मैं पढ़ा लिखा ना हो, मैंने बीकॉम, एमकॉम, बीएड या अदर्स जो भी डिग्रियां हैं न ली हूं और मैं आपको पढ़ाऊं, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो योग्यता भी होनी चाहिए और उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जूम कर दें ताकि सारे टॉपिक आ जाए इसमें। हाँ, यहां तक हुआ। देखिए नेक्स्ट हमारा है पेशे के लिए आवश्यक है विशेष ज्ञान और योग्यता। ये तो हो गया। अब कह रहा है कि पेशे के एग्जाम्पल्स हैं। पेशे के एग्जाम्पल्स क्या है? एक डॉक्टर प्रोफेशन है, वकील प्रोफेशन है, इंजीनियर प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, कंसल्टेंट प्रोफेशन है, एक टीचर प्रोफेशन। अगला है व्यवसाय का अर्थ है। अब देखिए, अब व्यवसाय का जो डेफिनेशन है वो कई तरीके से दिया गया। अभी पीछे एक था व्यवसाय का मतलब है, बताए थे कि लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को खरीदा बेचा जाए तो बिजनेस है। यहां पर एक और डेफिनेशन दिया गया है, कह रहा है कि वे सभी कार्य, मतलब वो हर टाइप के कार्य जीविकापार्जन के लिए किए जाते हैं, उसको भी हम व्यवसाय बोलते हैं। तो अदर अदर वर्ड में भी डेफिनेशंस या उसके अर्थ मीनिंग्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्यापार अथवा पेशे के लाभ में शामिल किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में क्या शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है व्यापार अथवा पेशे के जितने भी आयगत लाभ है इसको भी शामिल किया जाता है, जितनी भी हमारी क्षतिपूर्ति है इसे शामिल किया जाता है, किसी सुविधा का मूल्य भी शामिल किया जाता है, प्रतिभूति से आय सिक्योरिटी है इसे भी शामिल किया जाता है, साझेदारी फर्म की जितनी भी प्राप्तियां हैं ये भी है, सट्टे से आय ये भी बिजनेस में है, कीमत बीमा पॉलिसी ये भी है, पेटेंट ट्रेडमार्क ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, कॉपीराइट ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ये सब बिजनेस में शामिल होते हैं, सबका पर्पज बिजनेस ही होता है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस कुछ अदर तरीके से होते हैं। व्यापार अथवा पेशे की स्वीकृत कटौतियों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन में पूछता है कि जो बिजनेस प्रोफेशन में जो अलाउड डिडक्शन है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा धारा 30 से लेकर 37 के बीच में।
अब क्वेश्चन है कि व्यवसाय अथवा पेशे में स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन से डिडक्शन ऐसे हैं जो अलाउड है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए मान्य है। तो देखिए, भवन के संबंध में भी, मशीन के संबंध में भी, हरास, चाय कॉफी, रबड़ विकास खाता, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, दूरसंचार पर पूंजीगत व्यय, कौशल विकास पर व्यय, प्रारंभिक व्यय, ये सब अलाउड डिडक्शंस है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। ये हो गया यहां से। अगला दिया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय की कितनी कटौती स्वीकृत होती है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। किसी साइंटिफिक रिसर्च पर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उस पर जो एक्सपेंस किए जाते हैं, उस पर कटौती जो बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत मिलती है पूरा 100% मिलती है। पहले तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च पर जो एक्सपेंसेज है वो किस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन हमारा है 35। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चाय काफी रबड़ विकास खाते पर कितनी कटौती स्वीकृत है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे व्यापार के लाभ का 40% स्वीकृत होता है। कौशल विकास परियोजना पर कितनी कटौती मिलती है भाई। तो इस पर पूरा 100% डिडक्शन आपको मिलते हैं, माने 100% अलाउड डिडक्शन। प्रारंभिक व्यय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कितनी कटौती मिलती है। तो 1/5। यहाँ 1/5 का मतलब है कि सपोज करिए कि प्रारंभिक अनुसंधान पर यदि 1 लाख का एक्सपेंसेज हुआ तो इसका 1/5 का मतलब है कि 20,000 आपको डिडक्शंस मिलेंगे। यहाँ 100% ऊपर वाला का दिया है कि मतलब सपोज करिए कि उस पर एक्सपेंसेज हमारा 1 लाख हुआ तो डिडक्शन आपको पूरा 1 लाख मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च वाले पे, कौशल विकास वाले पे या साइंटिफिक रिसर्च वाले, ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक व्यय 1 लाख का किया, व्यवसाय पेशे शीर्षक के अंतर्गत कितनी कटौती स्वीकृत होगी। तो भाई 20,000 होगा। 20,000 का मतलब 1 लाख का 20% या 1/5। खनिज पदार्थों की खोज पर जो किया गया व्यय होता है कितना कटौती मिलता है। 1/10 माने 1/10। कितने वर्षों पर। 10 वर्ष पर। परिवार नियोजन पर जो व्यय होता है उस पर कटौती कितनी स्वीकृत मिलती है। 1/5, 5 वर्ष होता है। ठीक है, व्यवसाय पेशे के लिए कौन सी हानियां हैं, मतलब बिजनेस प्रोफेशन में कौन कौन सी हानियां हैं, कौन कौन सी हानियां होती है। जैसे डकैती से हानि, गमन चोरी से हानि, दीमक से हानि, न वसूल होने से हानि, युद्ध व प्राकृतिक आपदा से हानि, ये बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड लॉसेस है। एक और दिया है, दान उपहार चंदा, पूंजी पर ब्याज, व्यक्तिगत खर्चे, ठीक ना, पूंजीगत हानियां, राजनीतिक पार्टी के चंदे या राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन से हानि। ये भाई किससे रिलेटेड है। व्यवसाय पेशे से रिलेटेड नहीं है। क्यों। दान उपहार चंदा पूंजी पर ब्याज राजनीतिक पार्टी पर हानि, ये बिजनेस से रिलेटेड है नहीं। ऊपर वाली जो हानि है ये बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब स्वीकृत हानियां है, और नीचे वाली जो हानि है ये अस्वीकृत हानियां। तो यही याद रखना है कि स्वीकृत कौन है, अस्वीकृत कौन है। अगला है, एक व्यवसाय को कब अपनी हिसाब किताब की पुस्तकों को रखना अनिवार्य होता है। मतलब एक बिजनेस में हिसाब किताब की पुस्तकें रखना कब कंपलसरी होता है। जब उसकी सकल प्राप्तियां ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख रुपए से अधिक हो तो उसे अपना हिसाब किताब रखना कंपलसरी होता है। अगला है, वही खातों का अनिवार्य अंकेक्षण, अंकेक्षण है का उल्लेख है। मतलब वही खातों का एकदम कंपलसरी ऑडिट का उल्लेख किस सेक्शन में भाई किया गया है, ये भी एग्जैक्ट याद रखिएगा। ये सब आने वाले क्वेश्चंस हैं सेक्शन 44A-B में। अगला है, ऊपर कर दे रहे हैं, अगला है, किसी व्यापार के खाते को किसी सीए द्वारा कब अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। जब उसकी सकल प्राप्तियां या बिक्री 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। मतलब अभी बताया कि एक कोई बिजनेस है, उसको हिसाब किताब की पुस्तकें रखना कब जरूरी है, जब उसका ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख से ऊपर।
अब प्रश्न यह है कि उसका ऑडिट कराना कब जरूरी है। तो भाई उसकी बिक्री 1 करोड़ से जब अधिक हो तो उसे ऑडिट कराना जरूरी है। धारा 44 ए बी के अंतर्गत आय का विवरण कब दाखिल किया जाता है। भाई इसका डेट दिया है 30 सितंबर तक दाखिल किया। एक फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होता है तो पूंजी पर कितना % ब्याज स्वीकृत होगा भाई। तो 12% पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होता है। अगला है वास्तविक डूबत ऋण है। वास्तविक डूबत ऋण किस प्रकार का व्यय है। यह व्यवसाय पेशे का स्वीकृत, स्वीकृत मतलब अलाउड, ठीक ना, अलाउड एक्सपेंसेज है ये। अगला कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए की प्रारंभिक व्यय किया, कितनी कटौती स्वीकृत होगी। भाई 20,000। अभी पीछे क्वेश्चन बताया है कि सपोज करिए कि 1 लाख रुपए व्यय किया, कटौती कितना मिलती है 15 कितना हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में सामाजिक अनुसंधान पर 2 लाख रुपए का व्यय किया गया, कितनी कटौती मिलेगी स्वीकृत हो। पूरा 2 लाख। क्यों? क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर, रिसर्च पर, अनुसंधान पर जो व्यय किया जाता है, चाहे सामाजिक अनुसंधान हो चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, पूरा उस पर 100% कटौती प्राप्त होती है। कन्फर्म। ये बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, इसी का एक छोटा सा भाग है, इसमें आता है डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, इसका एक छोटा सा भाग है डेप्रिसिएशन, क्योंकि बिजनेस में एसेट्स यूज होती है और एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसको भी जानना जरूरी है कि किस किस एसेट्स पर किस रेट से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जान जाइए कि ह्रास लगाया जाता है, और वो भी किसके अधिनियम, आयकर अधिनियम के अंतर्गत। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन है वो सभी मूर्त और अमूर्त, टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल या इंटेंजेबल भी बोलते हैं, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक ना। मूर्त संपत्ति जानते ही होंगे कि ऐसी संपत्ति जो हमें आंख से दिखाई देती है, छू सकते हैं, उठा के यहां से वहां रख सकते हैं, जैसे कि पेन है, ये क्या है, टेंजेबल है। इंटेंजेबल किसी की नाम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक ना, ये सब इंटेंजेबल एसेट्स। नेक्स्ट है मूर्त संपत्तियों के उदाहरण देखें, यहाँ पे है भी मूर्त मतलब जो हमें आंख से दिखाई दे, भवन है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, पुस्तक है, गाड़ी है, वैज्ञानिक यंत्र है, वगैरह वगैरह बहुत सारा जो भी आप आंख से देखते होंगे। अमूर्त संपत्तियों के उदाहरण है जैसे तकनीकी ज्ञान है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, अभी मैंने जैसे बताया। नेक्स्ट कह रहा है कि आयकर के अनुसार किस अमूर्त संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। देखिएगा, 2 क्वेश्चन यहां पे पूछेगा कि किस मूर्त संपत्ति पर ह्रास नहीं लगता है। मूर्त की मैं बात कर रहा हूं, जो दिखाई देता है, तो वहां पे तो हो गया आपका भूमि। और जहां पर पूछेगा कि किस अमूर्त संपत्ति पे ह्रास नहीं लगाया जाता है, तो वो आपका नाम आएगा ख्याति, ठीक है। आयकर अधिनियम के अनुसार किस मूर्त संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, अभी जैसे बताया कि भूमि। अगला है आयकर अधिनियम के अनुसार ह्रास स्वीकार करने की क्या शर्त है, माने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें। पहला दे रहा है कि करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। बिल्कुल, हम ह्रास उसी संपत्ति पर लगा सकते हैं जिस संपत्ति के हम मालिक हैं। हम संपत्ति के मालिक नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाए। और दूसरा, उस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय पेशे में होना चाहिए, मतलब जो संपत्ति पे हम ह्रास लगाने जा रहे हैं उसका यूज हम बिजनेस प्रोफेशन में करें तो डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला कह रहा है कि ह्रास लगाया जाता है संपत्तियों के खंड के अपलिखित मूल्य पर। संपत्तियों का खंड और अपलिखित मूल्य का मतलब ये होता है कि जो हमारी एसेट्स है, यदि एक टाइप की है तो उसको एक रेट से, दूसरी टाइप की है तो दूसरे रेट से, उसे कहते हैं संपत्तियों का खंड। एक सेकंड,
कहां थे हम लोग? संपत्तियों के खंड की चर्चा कर रहे थे। एक टाइप की जितनी एसेट्स हो उस पर एक रेट से, दूसरे टाइप की एसेट्स हो दूसरे रेट से। अपलिखित मूल्य का मतलब है उसके रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब है कि पहले से मान लीजिए 10,000 की कोई एसेट्स है, 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया है, नेक्स्ट ईयर का उसका रिटन डाउन वैल्यू कितना होगा? 9,000। जो शेष बचेगा, बैलेंस बचेगा, जैसे मान लीजिए कि 20,000 का कोई बिल्डिंग है, इस पर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 10%, कितना हो जाएगा? 2,000। ये तो डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी बची? 18,000। इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिसको इस बैलेंस पे करेंगे, अर्थात रिटन डाउन वैल्यू पे करेंगे, जिसको कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई संपत्ति व्यवसाय में 180 दिन से कम प्रयोग होती है तो उस पर ह्रास स्वीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स के कहता है कि आप सपोज करिए कि आपका डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, ठीक है, लेकिन यदि किसी एसेट्स पे, ध्यान दीजिएगा, किसी एसेट्स पे का यूज 180 डे से कम होता है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? केवल 10%। रेट है 20%, लेकिन चार्ज करेंगे आप 10%, मतलब आधा, 50%। अगला है कि यदि कोई विदेश में निर्मित मोटर कार भारत के व्यवसाय में प्रयोग होती है तो उस पर ह्रास स्वीकृत होगा। कहने का मतलब है विदेश में बनी हुई मोटर कार भारत के व्यवसाय में प्रयोग होती है तो उस पर ह्रास कैसे क्या किया जाएगा? जब उसे 31 मार्च 2001 के बाद क्रय किया गया हो तभी ह्रास स्वीकृत होगा। मतलब ऐसा मोटर कार उसे 31 मार्च 2001 के बाद खरीदा गया हो तभी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोफेशन में। अगला है, यदि कोई मशीन उत्पादन और निर्माण कार्य में लगी है, मतलब उत्पादन और निर्माण कार्य में लगी है, तो उस पर अतिरिक्त ह्रास कितना स्वीकृत होता है? तो भाई 20% होता है। कोई भी डेप्रिसिएशन हो, यदि 180 दिन से कम प्रयोग होता है तो आधा डेप्रिसिएशन, चाहे यही हो या नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो। लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यदि कोई मशीन लगी हुई है तो उस पर अतिरिक्त का मतलब है कि जितना पहले से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उसके अलावा 20% और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए इधर वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 180 दिन वाला याद रखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। अगला कह रहा है कि संपत्ति की वास्तविक लागत बराबर क्या होती है? संपत्ति की वास्तविक लागत मतलब एक्चुअल कास्ट। संपत्ति की लागत में से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुकाई गई राशि को हम घटा देते हैं तो उसे वास्तविक लागत कहते हैं। अब अपलिखित मूल्य किसके बराबर होता है? संपत्ति की वास्तविक लागत में से जब इस ह्रास को हम घटा देते हैं तो अभी मैंने बताया कि रिटन डाउन वैल्यू आता है। अब थोड़ा नीचे वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको याद करना है, अपने माइंड में हमेशा बैठाना। डायरेक्ट पूछ देता है कि इस संपत्ति पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे अमूर्त संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त संपत्ति का मतलब यहां समझना पड़ेगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक ना, इस पर ह्रास कितना लगता है? चाहे वो कोई भी टाइप की अमूर्त संपत्ति हो, भाई इस पर 25% ह्रास लगाया जाता है। कितना? 25%। समुद्र या नदी में चलने वाली जहाज पर कितना ह्रास लगता है? मतलब किसी समुद्र में चाहे नदी में जो जहाज चलती है, चाहे वो स्टीमर हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, जो भी हो, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है भाई? जहाज है तो भाई उस पर 20% होता है। वातावरण या जीवन रक्षक यंत्र पर ह्रास कितना चार्ज होता है? देखिएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मशीनें होती हैं या डॉक्टर के यहाँ जीवन रक्षक यंत्र होते हैं उस पर 40% ह्रास लगाया जाता है। कंप्यूटर और बुक्स पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है भाई? 40%। एक सामान्य मशीन पर ह्रास कितना लगाया जाता है? एक नॉर्मल मशीन है उस पर 15% ह्रास लगाया जाता है। मोटर बस,
मोटर गाड़ी, मोटर टैक्सी जो किराए पर चलाए जाने के लिए प्रयोग हो उस पर ह्रास कितना लगाया जाता है। मतलब ऐसी कोई टैक्सी, मोटर गाड़ी, वैन जो पर्सनल यूज के लिए ना हो, भाड़ा पे चलाने के लिए हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम 30% के रेट से लगाते हैं। ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि फर्नीचर पर ह्रास कितना लगता है। भाई इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फर्नीचर पर 10% लगता है। रिहायशी मकान पर ह्रास की दर क्या होती है। अब यहाँ रिहायशी मकान का संबंध है रहने का मकान, ऐसे मकान जहां पर हम आप जैसे लोग खुद के मकान या किराए के मकान में रहते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, 5%। ऐसे मकान जो रिहायशी प्रयोग में नहीं आते हैं, मतलब रहने के मकान में यूज में नहीं आते हो, बिजनेस प्रोफेशन के लिए आते हैं, ऑफिस के लिए रहते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है, तो 10%। लकड़ी के मकान पर ह्रास स्वीकृत होता है। अब लकड़ी का मकान कहाँ रहता है, जैसे गुमती है, बहुत सारे रोडों पर देखते होंगे लकड़ी के छोटे छोटे दुकान बनाए थे। जैसे हिल्स एरिया में ज्यादा लकड़ी के मकान होते हैं क्योंकि भूकंप वगैरह आता है, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फिर जोड़ जाड़ के बना देते हैं। तो ऐसे मकानों पर डेप्रिसिएशन 40% लगाया जाता है। हवाई जहाज पर ह्रास कितना स्वीकृत होता है भाई, तो हवाई जहाज पर 40% ह्रास लगाया जाता है। प्लेन। अगला कह रहा है अशोधित ह्रास से क्या तात्पर्य है। अशोधित ह्रास का मतलब होता है ऐसा ह्रास जो पिछले वर्ष का अपलिखित न किया गया। मतलब चूंकि ह्रास लगा इस बार, उसको राइट ऑफ कर दिया गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको राइट ऑफ करने से रह जाता है, घटाने से रह जाता है, बच जाता है। ऐसे ह्रास को अशोधित ह्रास कहा जाता है। अगला है अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों में पूरा किया जाता है। जैसे अशोधित जो ह्रास रहता है उसको हम जब एक तरह से हानि हुआ, नुकसान हुआ, उसको कितने वर्षों तक पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कोई निश्चित काल नहीं है, अनिश्चित टाइम तक। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हानियों की पूर्ति और इन्हें आगे ले जाना, ठीक है ना, सेटअप लॉसेस एंड सेटअप से संबंध में, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो यहाँ अनिश्चित काल होता है। अगला है धारा 44 एडी के अंतर्गत कौन करदाता पात्र है। मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत 44 एडी के अंतर्गत कौन कौन से करदाता आते हैं। तो भाई एक व्यक्ति आता है, एक एचयूएफ आता है और एक साझेदारी फर्म आती है। ये 3 प्रकार के ऐसे करदाता है जो धारा 44 एडी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या है। अब तो खत्म हो गया, अब नहीं है। अगला दिया है कि हल्के माल ढोने वाले वाहनों को चलाने से प्रति माह कितनी अनुमानित आय स्वीकृत होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हल्के माल ढोने वाले वाहन रखते हैं और वो चलाते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, तो उनके कितनी इनकम जो होती है स्वीकृत होती है प्रति माह, 7,500। ठीक है, अगला है धारा 44 एडी के अंतर्गत विक्रय की अधिकतम सीमा क्या है। धारा 44 एडी में कितना होगा तब उसके हिसाब की किताब की पुस्तक और ऑडिट कराना कंपलसरी होगा, उसके लिए 2 करोड़ है। सॉरी, धारा 44 एडी संबंधित है पात्र व्यवसाय के लाभों से। धारा 44 ए किससे संबंधित है, ये माल ढोने वाले वाहनों से रिलेटेड है। इसी तरह धारा 44 ए के अंतर्गत माल ढोने वाले वाहनों के स्वामियों के पास अधिकतम कितने वाहन होने चाहिए। माने जो धारा 44 ए के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कारोबारी है जो माल ढोने के ढोते हैं लोगों का, मतलब वो अपना वाहन रख के काम करते हैं, तो उनके पास मैक्सिमम कितने वाहन होने चाहिए, 10 वाहन एक ओनर के पास होना चाहिए। लास्ट है बीमा कमीशन। बीमा कमीशन पर कितना % टीडीएस काटा जाता है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की दशा में 5% और कंपनी की दशा में 10%। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एजेंट टाइप के होते हैं और बीमा कमीशन उनकी आय का मुख्य जरिया होता है, तो उस पर इनकम टैक्स या टीडीएस ऐसे समझिए कितना काटा जाता है, 5%। और यदि एक कंपनी है इस तरह का एजेंट का वर्क करती है तो उस पर 10%। इसके अलावा इसमें नहीं है। आपका बिजनेस प्रोफेशन आज का एक टॉपिक खत्म हो गया जिसमें डेप्रिसिएशन। अब अगला हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के बाद से
जो इम्पोर्टेंट 2-4 चैप्टर्स वगैरह हैं उसको आपको कवर करा दिया जाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ये सारे पॉइंट आप लोग बुक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, फिर मिलते हैं, बाय।